and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. नर्सरी कक्षा की इस तुकांत कविता अर्थात राइम को किसने नहीं सुना होगा। मुझे भी बाल्यकाल में यह राइम सिखाई गई थी, आज भी सिखाई जाती है और संभवतः सदा सिखाई जाएगी। जब नर्सरी कक्षा में यह राइम सुनाई जाती है तो बच्चे सर हिलाते हुए इसे दोहराते हैं। उनमें से कितने बच्चे इन राइम्स का अर्थ समझते हैं, इसे जानने के लिए किसी शोध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर बड़ा ही सटीक और सरल है, और उत्तर है 0। अब आप कहेंगे कि 3 वर्ष की आयु के बच्चे कहां से तुकांत काव्यों का भाव जानेंगे, परंतु आपके मस्तिष्क में कौंध रहा प्रश्न अतार्किक है, क्योंकि शिशुओं में अल्प आयु से ही समझने की अपार क्षमता होती है। परंतु बच्चे इन राइम्स का अर्थ इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि ये उनकी निज भाषा में नहीं होती। अंग्रेजी भारत की भाषा नहीं है, ये भारत पर थोपी हुई भाषा है। भारत की मूल भाषा संस्कृत है, और अगर अन्य निज भाषाओं की बात करें तो हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, गुजराती, बंगाली, मराठी, उड़िया, कोंकणी, पंजाबी, भोजपुरी, अवधी, मगही, मैथिली और ऐसी ही अनेक भाषाएं हमारी स्वयं की भाषाएं हैं। तो एक प्रश्न स्वाभाविक है, स्वयं इतने भाषाओं के मणिरत्नों से अलंकृत रहने वाले भारत में कैसे अंग्रेजी इतनी महत्वपूर्ण हो गई? किस संस्था ने इसे जनमानस के ऊपर थोप दिया? किस व्यक्ति ने पहली बार इसका सुझाव दिया? नमस्कार, मैं हूं अतुल मिश्रा और आज आने वाला हूं उस व्यक्ति की जिसने सदा के लिए हमें मानसिक रूप से अंग्रेजियत का दास बना दिया। उस व्यक्ति का नाम था थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। मैकॉले की कथा शुरू करने से पूर्व मैं आपका परिचय एक पुस्तक से कराता हूं, जहां से मुझे इस अंक की प्रेरणा मिली। यह है संक्रांत सानू द्वारा रचित पुस्तक अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल। यह भारत में प्रचलित उस अवधारणा पर आघात करती है जिसके अनुसार केवल अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा ही विकास का आधार है। यह पुस्तक निज भाषा के प्रति सचेत और जागरूक कर स्वाभिमान और गर्व के साथ विकास करने को प्रेरित करती है। हमारे हर श्रोता को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है। अब मिलते हैं थॉमस बैबिंगटन मैकॉले से। वर्ष था 1813 जब प्रवर्तित हुआ एक घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र के अनुसार अशिक्षित और असभ्य भारतीयों के शिक्षा का दायित्व अब ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तदनंतर 1834 में भारत में आगमन हुआ थॉमस बैबिंगटन मैकॉले का, जिनके आते ही उन्हें जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का मुखिया घोषित कर दिया गया। भारत में पांव रखते ही मैकॉले के मुंह से कुछ ऐसे शब्द प्रस्फुटित हुए। To be on land after 3 months at sea is of itself a great change, but to be in such a land, the dark faces with white turbans and flowing robes, the trees not our trees, the very smell of atmosphere that of a hothouse, and the architecture as strange as the vegetation। अर्थात समुद्र में 3 महीने व्यतीत करने के उपरांत भूमि पर होना वैसे तो एक सुखद अनुभूति है, परंतु ऐसी भूमि पर कदापि नहीं। कैसे लोग हैं, काले चेहरे, सफेद पगड़ियां और ढीले ढाले वस्त्र। यहाँ के वृक्ष हमारे वृक्ष नहीं है, यहाँ के वायु की सुर भी दम घोंटू है, और यहाँ के भवन यहाँ की वनस्पति की तरह ही विचित्र है। जी हाँ, यह भारत के जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के मुखिया के भारत और भारतीयों के प्रति विचार थे। मैकॉले काल से पूर्व भारत में शिक्षा मुख्यतः संस्कृत और कहीं कहीं अरबी में होती थी, परंतु मैकॉले ने तत्क्षण ही भारत का अंग्रेजीकरण प्रारंभ कर दिया। 1835 में मैकॉले ने उग्र भाषण दिया जो
कालांतर में मैकॉलेज मिनट के रूप में जाना जाएगा। मैकॉले द्वारा प्रस्तावित तथा कथित सुधारों को इन खंडों में सूचीबद्ध किया जा सकता है। प्रथम, अंग्रेजी अरबी और संस्कृत से अधिक परिष्कृत और सभ्य भाषा है। द्वितीय, अंग्रेजी पश्चिमी भाषाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली है। भारत अंग्रेजों के अधीन है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार हो, जिससे व्यापार और वाणिज्य सुगमता से संचालित हो सके। तृतीय, अंग्रेजी पढ़कर भारत विश्व से जुड़ सकेगा और उन्हीं के भांति सभ्य और सुसंस्कृत हो सकेगा। चतुर्थ, हर भारतवासी चाहता है कि वह अंग्रेजी सीखे, क्योंकि उन्हें भी संस्कृत और अरबी अंग्रेजी की तुलना में निम्न कोटि की भाषाएं प्रतीत होती हैं। पंचम, अंग्रेज अगर चाहें तो भारत में भी अंग्रेजी भाषा के बुद्धिजीवियों का प्रादुर्भाव हो सकता है। षष्ठम, केवल अंग्रेजी भाषा द्वारा ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि भारत में ऐसे व्यक्ति पैदा हों जो रंग और रक्त से भारतीय हों, परंतु विचारधारा से अंग्रेज। मैकॉले ने फिर कहा कि अगर उनके द्वारा प्रस्तावित सुधार पारित नहीं हुआ तो वे तत्क्षण त्याग पत्र डालकर पुनः इंग्लैंड की ओर प्रस्थान कर देंगे। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को यह प्रस्ताव रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, परंतु उन्होंने तत्काल ही उसे पारित कर दिया और इस पर किसी प्रकार के वाद विवाद की भी अनुमति नहीं दी। इसके पीछे उनकी एक व्यक्तिगत समस्या थी। सन 1803 में बेंटिक को मद्रास की प्रेसिडेंटशिप से इसलिए हाथ धोना पड़ा था क्योंकि उन पर भारतीयों की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया था। बेंटिक को लगा कि अगर मैकॉले का सनकी प्रस्ताव लंदन तक पहुंचा तो उसे फिर से निष्कासित कर दिया जाएगा, परंतु हिंदू और मुस्लिम समुदाय के शक्तिशाली समूहों के कोपभाजन बनने से बचने के लिए बेंटिक ने पहले से चले आ रहे संस्कृत और अरबी विद्यालयों को बंद करने से मना कर दिया। मैकॉले के प्रस्ताव को राजकीय घोषणा पत्र बना दिया गया और इसके प्रवर्तित होने के पश्चात भारत में कई ईसाई मिशनरी विद्यालय खुले और रखी गई वर्तमान के भारतीय शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला। अपने स्वप्न को साकार होता देख हर्ष से आह्लादित मैकॉले ने अपने पिता को एक पत्र लिखा था। इसका एक भाग मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। Our English schools are flourishing wonderfully. We find it difficult, indeed in some places impossible, to provide instruction for all who want it. At the single town of Hooghly, 1400 boys are learning English. The effect of this education on the Hindus is prodigious. No Hindu who has received an English education ever remains sincerely attached to his religion. Some continue to profess it as a matter of policy, but many profess themselves pure deists and some embrace Christianity. इसका अर्थ है हमारे अंग्रेजी विद्यालय फल फूल रहे हैं। किन्हीं स्थानों पर अंग्रेजी के प्रचार प्रसार में कठिनाई आती है, परंतु अकेले हुगली नगर में ही 1400 बालक अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हिंदुओं पर इस शिक्षा का प्रभाव अनोखा है। मेरा यह विचार है कि जो भी हिंदू अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर लेगा वो कभी भी अपने धर्म के प्रति निष्ठावान नहीं रहेगा। कुछ लोग तो सिर्फ स्वभाव के कारण अभी तक अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, कुछ नास्तिक हो गए हैं और कुछ ने तो ईसाई धर्म का अनुसरण तक कर लिया है। आज ना तो अंग्रेजी सरकार है ना थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, परंतु अगर कुछ शेष है तो अंग्रेजियत। भाषा जहां एक ओर भारत को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करती है, वहीं भाषा युद्धों और विभाजन का भी कारण रही है। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश या बिहार या राजस्थान या मध्य प्रदेश से दक्षिण भारत में जाने वाला व्यक्ति तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम या तमिल सीखने की अपेक्षा अंग्रेजी में ही स्थानीय लोगों से वार्तालाप करता है? क्या कारण है कि दक्षिण भारत में जहां हिंदी को लेकर विरोध होते रहते हैं, वहीं कोई भी दक्षिण भारतीय अंग्रेजी और उसके महत्व पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाता? यह वही स्वप्न था जिसे मैकॉले ने देखा था। भारत में आज भी अंग्रेजी की जानकारी रखने वाले वंदनीय हैं, महान हैं, बुद्धिजीवी हैं। हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं के जानकार लेखक और कवि
अपने अपने क्षेत्रों में ही सिमटे पड़े हैं। अंग्रेजी में अंक कम हुए तो कोई विश्वविद्यालय नहीं पूछता, अंग्रेजी नहीं आती तो साक्षात्कार में अपमान तक का सामना करना पड़ता है। क्यों आज हमारे बच्चे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई जैसे अनेकों राइम्स को सर हिलाते हुए दोहराते हैं, जिनका उन्हें अर्थ तक नहीं पता। प्रश्न कई हैं और उत्तर बस एक। उत्तर हमारे आत्माभिमान में निहित है, हमारे स्वाभिमान में निहित है, उस मानसिकता के त्यजन में निहित है जिसके अनुसार अंग्रेजी भाषाओं की मस्तक मणि है और अन्य भाषाएं मात्र उसकी दास दासियां। आज के वैश्वीकृत विश्व में अंग्रेजियत का संपूर्ण बहिष्कार असंभव है, परंतु निज भाषा का सम्मान और उत्थान परम आवश्यक है। फिर चाहे वो संस्कृत हो या हिंदी हो या तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, गुजराती, बंगाली, मराठी, उड़िया, कोंकणी, पंजाबी, भोजपुरी, अवधी, मगही, मैथिली या कोई भी अन्य प्रादेशिक भाषा। ये थी कथा संस्कृत भाषी भारतवर्ष पर एक विदेशी भाषा के थोपे जाने की, संस्कृत को पदच्युत करने की, कथा प्रादेशिक भाषाओं को अप्रतिष्ठित करने की, और कथा एक सनकी गोरे की जिसने हमें सदा सदा के लिए एक विदेशी भाषा का दास बना दिया।